आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। कल जहाँ हम लोगों ने खत्म की थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कल हम लोगों ने डिटेल में पूरा देख लिया था। तो आज फिर सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा हाईलाइट देख लेते हैं क्या क्या उनके बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र से बड़े प्रभावित थे। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा 1920 में पास की थी 4th रैंक के साथ। वह 1921 में अपना त्यागपत्र आईसीएस की परीक्षा से दे दिया था। सुभाष अपने राजनीतिक गुरु सीआर दास को मानते थे। वह 8 से 11 बार जेल गए। 1921 में पहली बार जेल गए। वह 1924 मांडले जेल गए। 1908 से 1914 तक तिलक भी मांडले जेल में रहते, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। सुभाष की पत्नी एमिली सेंकल थी, वह पुत्री अनीता बोस थी। सुभाष ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी चुनाव, जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सुभाष व पट्टाभी सीतारमैया के बीच हुआ था, जिसमें सुभाष ने 203 वोटों से विजय प्राप्त की थी। लेकिन बाद में गांधी से मतभेद होने के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन अधिकतर यहां से पूछ लिया जाता है कि सुभाष कौन से देश गए, वह किस नाम से गए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1940 में सुभाष को घर में नजरबंद कर लिया गया था। वह भगत खान के साथ 17 जनवरी 1940 को ये घर से भाग गए। पहले कहां पर भागे? पेशावर गए। पेशावर किस नाम से गए? जियाउद्दीन पठान के नाम से। फिर पेशावर से कहां गए? काबुल गए। काबुल भी जियाउद्दीन पठान के नाम से गए। और फिर काबुल के बाद मॉस्को गए। मॉस्को ओलेंडो मोसेटो के नाम से इटली के निवासी के रूप में गए। मॉस्को बाद जर्मनी गए। जर्मनी के बाद जापान गए। जापान फरवरी 1943 को पहुंचे यू बोट के माध्यम से। और जापान किस नाम से पहुंचे? मत्सुदा के नाम से जापान पहुंचे। तो हम सुभाष चंद्र बोस को यह कह सकते हैं कि यह पहले रॉ एजेंट भी मान सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि इतना कोई एक व्यक्ति रॉ एजेंट ही होता है जो ये सब कर सकता, अपना नाम बदलना, अपना पहचान बदलना, अपना भेष बदल के किसी दूसरे देश जाना, उस देश में जाके अपने देश के बारे में क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या खराब हो सकता है वो करना, विदेश में जाके एक राजनीति। चलिए आगे शुरू करते हैं। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल असेंबली। आजाद हिंद फौज का विचार एक भारतीय अधिकारी को आया था जिसका नाम मोहन सिंह था। तो मोहन सिंह को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अपने अधीन कर लिया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आजाद हिंद फौज का विचार किसको आया था? तो मोहन सिंह को। मोहन सिंह कौन थे? एक भारतीय सेना अधिकारी थे। और किसने इसको अपने अधीन कर लिया? तो जापान ने इसको अपने अधीन कर लिया था। इस सेना में ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सैनिक थे जिन्होंने जापान के सामने आत्मसमर्पण किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन्होंने जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, वह इस सेना में शामिल हुए थे, आजाद हिंद फौज में। तो आईने की स्थापना किस वर्ष हुई? 15 दिसंबर 1941 को। और इसके प्रथम कमांडर कौन थे? मोहन सिंह। तो दो क्वेश्चन ये है कि आईने की स्थापना का वर्ष 15 दिसंबर 1941 और प्रथम कमांडर मोहन सिंह है। और इसमें फूजीवारा जो जापानी मेजर व प्रीतम सिंह भी आईने की स्थापना में सम्मिलित थे। तो 3 नाम है आईने की स्थापना में, एक मोहन सिंह, एक फूजीवारा जापानी मेजर व प्रीतम सिंह। और फूजीवारा व प्रीतम सिंह को आईने का मानसिक पुत्र भी कहा जाता है। तो आईने का मानसिक पुत्र किन्हें किन्हें कहा जाता है? तो फूजीवारा जो कि जापानी मेजर व प्रीतम सिंह को कहा जाता है। जिस समय आईने की स्थापना हुई थी उस समय सुभाष चंद्र बोस साउथ अफ्रीका में थे। वह साउथ अफ्रीका में 1941 में सुभाष ने भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर द फ्री इंडियन लीजन नामक एक संस्था बनाई थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे द फ्री इंडियन लीजन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित हुई है? तो सुभाष के द्वारा। और किस वर्ष? 1941 में। कुछ समय बाद जापानी सेना व मोहन सिंह के बीच सैनिक संख्या को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि मोहन सिंह भारतीय आईने में भारतीयों की संख्या ज्यादा चाहते थे, परंतु जो जापान के लोग थे, जापानी सेना, तो वह जापानी लोग को अपने आईने में ज्यादा संख्या देना चाहती थी। इस पीछे इनके बीच में विवाद हो गया, जापानी सेना और मोहन सिंह के बीच, जिसके बाद मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आते हैं 28 मार्च 1942 को राज बिहारी बोस द्वारा बैंकॉक के एक सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई? तो 28 मार्च 1942 को। किसके द्वारा? राज बिहारी बोस द्वारा। कहां पे? बैंकॉक में। तो ये 3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना 28 मार्च 1942 किसके द्वारा? राज बिहारी बोस द्वारा। कहां पे? बैंकॉक में की गई। चलिए इसके आगे चलते हैं।
1943 में राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक और सम्मेलन बैंकॉक में बुलाया गया। इसी सम्मेलन में आईने का नेतृत्व सौंपने का निर्णय सुभाष को दिया गया। तो 4 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने आईने की कमान सिंगापुर में सुभाष को दी। तो कई लोग ये जानते हैं कि आईने की स्थापना सुभाष ने की, लेकिन ऐसा नहीं। आईने की स्थापना मोहन सिंह द्वारा हुई 1941 में, और सुभाष द्वारा आईने की कमान 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में ली, और सिंगापुर में ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना आईने द्वारा की गई थी। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सुभाष को आईने की जिम्मेदारी, आईने कमान किसने सौंपी? तो राज बिहारी बोस ने। आईने कमान सुभाष ने कौन से वर्ष ली? तो 4 जुलाई 1943 को। वह आजाद हिंद रेडियो की स्थापना कहां हुई? तो सिंगापुर में हुई। चलिए, आईने का पुनर्गठन 5 जुलाई 1943 को हुआ। तो आईने का पुनर्गठन कब होता है? तो 5 जुलाई 1943 को। इसका हेडक्वार्टर रंगून को बनाया जाता है। तो जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीतकर सुभाष को दे दिया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष को जापान ने गिफ्ट कर दिया था, और सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप व निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार सुभाष को किसने दिया? तो जापान ने। और सुभाष ने अंडमान का नाम क्या रखा? तो शहीद द्वीप, व निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। और सुभाष ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो सुभाष ने सिंगापुर में कब भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की? तो 21 अक्टूबर 1943 को। और वहां के पीएम खुद बने, सुभाष बने। इसे जापान, जर्मनी समेत 9 राष्ट्रों में मान्यता दी। आईने का आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी एंड बलिदान। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आईने का आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता, वफादारी एंड बलिदान। और आईने के झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र है। और आईने का गीत था कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। तो 3 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि आईने का आदर्श वाक्य एकता, वफादारी एंड बलिदान। आईने के झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र है। तो और आईने का गीत कौन सा है? तो कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। और सेना के रेजिमेंट कितने थे? सेना में कई तरह की रेजिमेंट थी। पहली गांधी रेजिमेंट थी, नेहरू रेजिमेंट थी, सुभाष रेजिमेंट थी, आजाद रेजिमेंट थी, व रानी झांसी रेजिमेंट थी। और रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईने की सेना की रेजिमेंट में इनमें से कौन कौन सी नहीं थी? 3 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं देगा। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो टिक मारना रहेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि रानी झांसी रेजिमेंट का पहली कमांडर कौन सी महिला थी? तो लक्ष्मी सहगल इसकी पहली रानी झांसी रेजिमेंट की पहली महिला थी। तो चलिए आगे चलते हैं। 6 जुलाई 1944 को सुभाष ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से फादर ऑफ नेशन गांधी को कहा। वह साथ में भारत स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए गांधी का आशीर्वाद मांगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फादर ऑफ नेशन गांधी को सुभाष ने कब कहा? तो 6 जुलाई 1944 को। वह किसके माध्यम के द्वारा का? आजाद हिंद रेडियो के द्वारा। वह भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध में भी उनका आशीर्वाद मांगा। इसी प्रसारण में सुभाष ने गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। तो गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सुभाष ने किस वर्ष किया? तो 6 जुलाई 1944 को। किसके द्वारा? आजाद हिंद रेडियो के द्वारा। 18 मार्च 1844 को इम्फाल में आईने द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो इम्फाल में आईने द्वारा तिरंगा किस वर्ष फहराया गया? तो 18 मार्च 1844 को। जब यूएसए द्वारा जापान पर 6 व 9 अगस्त को बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो आईने ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष 18 अगस्त 19 को फारगोसा द्वीप पर अंतिम बार देखे गए। तो अंतिम बार किस द्वीप पर सुभाष देखे गए? तो फारगोसा द्वीप पर। और उनकी मृत्यु कैसे, इस पर मतभेद है, लेकिन अधिकतर लोग या अधिकतर इतिहासकार उनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना द्वारा मानते हैं, जो कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर हुई। तो सुभाष की मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1945 को। कि कहां पर हुई? ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर हुई। और उन्हें अंतिम बार किस द्वीप पर देखा गया था? तो फारगोसा द्वीप पर देखा गया था। नेहरू ने आईने के फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त कहा। यह क्वेश्चन काफी बार पेपरों में आ चुके हैं कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है।
तो आईने के फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त किसने कहा? तो नेहरू ने। किसने सुभाष को मेरा बेटा पर परिवार का बिगड़ैल बच्चा कहा? तो गांधी ने कहा। गांधी ने सुभाष को मेरा बेटा पर परिवार का बिगड़ैल बच्चा कहा। गांधी जो सत्य व अहिंसा से भारत को आजाद करवाना चाहते थे, वहीं सुभाष साम दान दंड भेद द्वारा भारत को आजाद करवाना चाहते। दोनों का लक्ष्य एक ही था, आजादी, पर मार्ग अलग अलग था। गांधी का सत्य अहिंसा, सुभाष का साम दान दंड भेद। इस पीछे गांधी ने सुभाष को मेरा बेटा कहा, परंतु परिवार का एक बिगड़ैल बच्चा भी कहा था। नेहरू ने सुभाष को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा। तो किसने भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार सुभाष को कहा? नेहरू ने। गांधी ने सुभाष को देशभक्तों का देशभक्त कहा। तो देशभक्तों का देशभक्त सुभाष को किसने कहा? गांधी ने। वह बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को राष्ट्र नायक कहा। तो बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे चलते हैं। मलेशिया में सैनिकों से आह्वान करते हुए सुभाष ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो सबको पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष का नारा है, लेकिन ये सुभाष ने नारा कहां पर दिया था? तो मलेशिया में दिया था। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा सुभाष ने किस देश में दिया? तो वह था मलेशिया में। सुभाष ने कहा था कि व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके, और आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्ति कर सके। सोचिए कितने हजारों लोगों, लाखों लोगों ने जब अपना बलिदान दिया होगा तब भारत आजाद हुआ है, आज जिंदा है। वह हमारे जो शहीद हुए सिपाही, वह आज जो फौज में हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में कार्य कर रहे हैं, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, उन्हीं के दम पे आज हमारा देश जिंदा है। सुभाष ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि सुभाष ने किससे आध्यात्मिक आंदोलन का पिता कहा? तो वह थे विवेकानंद। और सुभाष ने राजा राम मोहन राय को युग दूत माना है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसे सुभाष ने युग दूत माना है? तो राजा राम मोहन राय को। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, सुभाष की आत्मकथा कौन कौन सी है? तो एक तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम और दूसरी द इंडियन स्ट्रगल। तो सुभाष की आत्मकथा कौन कौन सी? एक इंडियन स्ट्रगल व ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन पिलग्रिम। चलिए आगे चलते हैं। आईने पर इंडियन नेशनल आर्मी पर जो मुकदमे हुए थे उनके अधिकारियों पर, तो आईने के अधिकारियों पर शाहनवाज, जो आईने के अधिकारी थे उसमें शाहनवाज, प्रेम सहगल व लाल ढिल्लों पर लाल किले पर मुकदमा चला। वह फांसी की सजा सुनाई गई। यह मुकदमा 5 नवंबर से 11 नवंबर तक चला था, मतलब कि 6 दिन में मुकदमा सुनवाई होकर खत्म करके उनको फांसी की सजा दे दी गई। अगर आज ऐसे भारतीय उच्च न्यायालय या भारतीय न्यायालय चलते तो भारत में इतने सारे मामले पेंडिंग ना होते। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से कि किस किस अधिकारियों पर लाल किले पर केस चला? तो शाहनवाज, प्रेम सहगल व ढिल्लों पर। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि आईएनए के अधिकार कौन कौन से अधिकारियों पर केस चला? तो शाहनवाज, ढिल्लों व प्रेम सहगल पर लाल किले में केस चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई। और ये कब से कब तक चला केस? 5 नवंबर से 11 नवंबर तक चला। 12 नवंबर 1905 जब फांसी की सजा सुना दी गई तो भारतीय जनता में असंतोष पनप उठा, भारतीय जनता विद्रोह में आ गई। तो उन्होंने अगले दिन 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज दिवस कब बनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। वह कांग्रेस ने आईने के सिपाहियों के बचाव के लिए आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया। तो आजाद हिंद बचाव समिति गठन किसके द्वारा हुआ? तो कांग्रेस के द्वारा। क्यों हुआ? जो आईने के अधिकारी थे नवाज, सहगल व ढिल्लों को बचाने के लिए। तो आईने जो कांग्रेस ने समिति बनाई उसके जो प्रमुख थे भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में एक वकीलों का दल तैयार किया गया, जिसमें JL नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, अरुणा आसिफ अली व बख्शी टेक चंद्र थे। JL नेहरू ने कई वर्षों बाद काला कोट पहन के उसमें कचहरी में कदम रखा था, इसमें आईने के अधिकारियों को बचाने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो वकीलों का दल तैयार किया गया था उसका प्रमुख कौन था? तो भूलाभाई देसाई। वह उसके समिति में कौन कौन थे? तो JL नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली व बख्शी टेकचंद थे।
3 जनवरी 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने वीटो का प्रयोग करते हुए इनकी फांसी रोक दी। तो किनकी फांसी रोक दी? शाहनवाज, प्रेम सहगल और ढिल्लो की फांसी वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपना वीटो का प्रयोग करते हुए रोक दी। कौन सी तारीख को रोक दी? तो 3 जनवरी 1946 को रोक दी। तो आज एक बहुत ही महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस व आजाद हिंद फौज का बारे में खत्म होता है। यहां से शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो पेपर में इसके बाहर आए। तो कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए जय हिंद।